नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं द्रव्य तथा ठोसों में विक्षेपण। इससे पहले हमने विक्षेपण के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त की थी। आज हमारा टॉपिक रहेगा वो माध्यम पर आधारित रहेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि सफल होना है तो सफर जारी रख, बाहर निकल और तूफानों से यारी रख, मुश्किलें मिलेगी हर कदम पर, बस तू अपना सफर जारी रख। आज हमारा टॉपिक रह जाएगा द्रव्य तथा ठोसों में विक्षेपण। इसके साथ में ही हमारे पास टॉपिक रहेगा माध्यम के आधार पर। ये टॉपिक रहेगा हमारे पास पूरा माध्यम के आधार पर। माध्यम पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट कितना हो सकता है? ई, यानी कि पहले हमारे पास जो वैल्यू थी हमारे पास ई, ई के बराबर हमारे पास वैल्यू थी। अब यह ई पर इफेक्टिव कितना हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे पास एक इसके लिए हम एक माध्यम बनाने के लिए एक गोलाकार स्थिति बनाते हैं। इसके अंदर सेंटर पॉइंट में हमारे पास पॉइंट रह जाएगा ये ओ, ये वाले में ओ के लिए रह जाएगा। यहां से हम सेंटर पॉइंट ओ रह जाएगा, इससे हम विद्युत क्षेत्र यहाँ पे ये कल्पनादर्शी रूप में ई बनाते हैं। कोण रह जाएगा थीटा और ये कोण रह जाएगा टी थीटा, एक अल्पांश के रूप में मानते हैं। तो हमारे पास जो ध्रुवण या पोलराइजेशन है, पोलर है, वह रह जाएगा पी वाली स्थिति के अंदर हमारे पास। तो पी वाली स्थिति में हमारे पास जो दिशा के डायरेक्शन में रह जाएगा, यानी कि इसी के समांतर वाली स्थिति में रहेगा, वह अल्पांश रह जाएगा डी कोस थीटा, यानी डी ए कोस थीटा। ए यहाँ पर हमारे पास एरिया रहेगा, यानी कि क्षेत्रफल। इसी के साथ में देखो हमारे पास क्षेत्रफल रहेगा। तो हम पहले स्थिति में निकालते हैं हमारे पास घनत्व, घनत्व यानी कि सिग्मा। यदि हमारे पास एक क्षेत्र यानी तार के रूप में होते हैं तो हम घनत्व मानते हैं लेमड़ा। यदि प्लेट के रूप में या तल के रूप में है तो सिग्मा, या फिर एक आयतन के रूप में मानते हैं तो हम मानते हैं रो। यह हमारे से स्थिति ये रहेगी। अब हमारे पास हम सिग्मा मान रहे हैं, तो सिग्मा के सापेक्ष में जो प्लेट है या फिर घनत्व कैसे रहेगा? पृष्ठीय घनत्व, या कह सकते हैं सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी के लिए हमारे पास है वैल्यू सिग्मा, जो वैल्यू हो जाएगी पी डी ए कोस थीटा। यह हमारे पास स्थिति रह जाएगी। और ये होता है हमारे पास डी क्यू अपॉन ए, क्षेत्रफल यानी क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया वाले में, वह है हमारे पास ए वाले रूप के अंदर। तो हमारे पास रह जाएगी क्यू बराबर पी कोस थीटा, पी कोस थीटा वाली स्थिति में रह जाएगा। ये रह जाएगा पी कोस थीटा। अब वाली पी कोस थीटा, ये हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन मान सकते हैं। अब हम निकालते हैं हमारे पास कोण, या कह सकते हो डी क्यू। इसे निकालते हैं आवेश। ये स्थिति हमारे पास रह जाएगी आवेश, आवेश वाली स्थिति के लिए यह हमारे पास डी क्यू है, वह आवेश के रूप में रहेगा। डी क्यू बराबर वाली स्थिति में हमारे पास रह जाएगी यही वाली, यह सिग्मा गुणा टी एस, यानी क्षेत्रफल, यानी कि घनत्व गुणा क्षेत्रफल, यह आवेश के बराबर रह जाएगा। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ये होता है घनत्व बराबर, यानी कि घनत्व बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल, ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। घनत्व बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल। तो हम इसी से इन घनत्व और क्षेत्रफल का गुणा कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला ये रह जाएगा। अब इसमें ई क्यू, यानी क्यू आवेश बराबर है, तो आवेश के लिए सिग्मा बराबर है हमारे पास पी कोस थीटा, और रह जाएगा हमारे पास डी एस। अब इस गोले के सापेक्ष में हमें ये क्षेत्रफल निकालना है, बाकी वैल्यू हमारे पास है ये डी क्यू पी कोस थीटा। तो देखो आगे डी क्यू डी एस निकालते हैं, यानी कि क्षेत्रफल वाले में गोले के क्षेत्रफल के सापेक्ष क्रम निकालते हैं, तो क्या रह जाएगा 2 पाई गुणा वलय का क्षेत्रफल गुणा वलय की मोटाई। यह है हमारे पास फॉर्मूला रह जाएगा क्षेत्रफल के लिए।
वलय का क्षेत्रफल गुणा वलय की मोटाई। अब हमारे पास देखो वलय का क्षेत्रफल क्या था, ये वाले में देखो वलय का क्षेत्रफल पहले वाले में, वलय का वलय का क्षेत्रफल है वो हमारे पास रह जाएगा ये वाला आर साइन थीटा, ये वाले में थीटा के रूप में रहेगा तो आर साइन थीटा, और मोटाई रूप में ये रह जाएगी ये वाले में मोटाई के रूप में आर डी थीटा, आर डी थीटा तो रह जाएगी मोटाई, और क्षेत्रफल यानी कि इसके सापेक्ष वलय का क्षेत्रफल रह जाएगा आर साइन थीटा, आर वाले रूप में आर साइन थीटा रूप में हमारे पास वैल्यू रह जाएगी। देखो ds बराबर 2 पाई, वलय का क्षेत्रफल तो रह जाएगा आर साइन थीटा, और वलय का मोटाई रह जाएगी आर डी थीटा के रूप में हमारे पास वैल्यू रह जाएगी आर डी थीटा ये वाले में। अब हम वापस इसी में आते हैं डी क्यू बराबर जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी पी कोस थीटा और डी एस, तो हम इस समीकरण से डी एस की वैल्यू यहां रखते हैं, तो वैल्यू रह जाएगी डी क्यू बराबर पी, यानी कांस्टेंट वैल्यू पहले लिखते हैं तो वैल्यू रह जाएगी हमारे पास 2 पाई, आर और आर क्या रह जाएगा आर स्क्वायर, पहले हम ये लिख देते हैं या पहले ये लिख दो साइन थीटा, अब ये कोस थीटा, इसमें साथ में एक और रह गया वो रह गया पी, पी भी आ गया 2 पाई भी आ गया आर भी आ गया साइन थीटा भी आ गया कोस थीटा भी आ गया, और डीएस की जगह वैल्यू रख रहे हैं तो हमारे पास ये रह गया डी थीटा। अब हम जो निकाल रहे हैं वह निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र, यानी कि विद्युत क्षेत्र अल्फांश के रूप में वह है हमारे पास डी इफेक्टिव के लिए ईएफ वाले में, तो उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/4 पाई एफ साइनो डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यह गोले के लिए रह जाएगा विद्युत क्षेत्र गोले के लिए टीई एफ 1/4 पाई एफ साइनो, या लिख सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, नॉर्मल फॉर्मूला जो 12th क्लास तक पढ़ा जाता है के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रह जाएगा। इसमें अगर हम ये वैल्यू वापस रखते हैं तो हमारे पास जो डीई है ये वह ई क्षेत्र के इस दिशा में, तो इफेक्टिव रह जाएगा डीई कोस थीटा की दिशा के सापेक्ष इसका घटक रह जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं डी एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एफ साइनो, ये रह जाएगा 1/4 पाई एफ साइनो डी क्यू, डी क्यू की जगह वैल्यू रह जाएगी देखो डीई है वो कोस थीटा के सापेक्ष में घटक में, तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 2 पाई पी आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू रह जाएगी। तो हमारे पास इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये वैल्यू बनी हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो हमारे पास आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टोटल वैल्यू में। तो अब हमारे पास जो बचा वह डीई के सापेक्ष में बचा ई कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर डी थीटा बच गया, तो हमारे पास जो इफेक्टिव है ई एफ जो वैल्यू बची वह हमारे पास बची पी साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये वैल्यू बची, ये है हमारे पास बची, और नीचे रह गया 2, ये वाले हमारे पास वैल्यू इस रूप में एक बच गया एफ साइनो, एक बच गया हमारे पास 2 एफ साइनो पी अपॉन 2 एफ साइनो, ये वैल्यू बची। अगर हम टोटल वैल्यू निकालते हैं ई एफ के लिए तो हमारे पास टोटल वैल्यू रह जाएगी डी ई एफ वो रह जाएगी 0 से 2 पाई, और हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं, इसका अगर हम समाकलन करते हैं डी थीटा के सापेक्ष में और वैल्यू रखेंगे 2 पाई, समाकलन करने पर जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वह वैल्यू रह जाएगी, देखो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है ये 2p एफ साइनो हमारे पास है 2f साइनो, इसमें जो वैल्यू आएगी वह हमारे पास रह जाएगी 2/3, यह है हमारे पास साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा का समाकलन रूप रहेगा, लिमिट रहेगी 0 to 2 पाई के अकॉर्डिंग। अगर हमारे पास वापिस इसे करते हैं तो ये कटा ई एफ बराबर पी अपॉन 3f साइनो, ये वाले में ई एफ बराबर हमारे पास इफेक्टिव विद्युत क्षेत्र है वह कुछ इस प्रकार आएगा। इसके साथ में
हम ये जानते हैं कि P की वैल्यू होती है NER। अब देखो R ही हमारे पास दूरी रह जाएगी, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, और N संख्या या अवगाद्रो संख्या का मान रह जाएगा। तो हमारे पास P की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं, EF बराबर NER बाई 3F साइन ऑफ। अब हम ये जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र यानी कि जो E है उसकी टोटल वैल्यू होती है, E टोटल के लिए E नॉट यानी जीरो द्रव्यमान या कह सकते हैं साम्य अवस्था के लिए प्लस EF ये वाली वैल्यू के बराबर हो जाएगी। अब हम जो टोटल वैल्यू निकालते हैं E वेक्टर बराबर साम्य अवस्था के लिए E नॉट का E नॉट प्लस EF की वैल्यू रह जाएगी NER अपॉन 3F साइन ऑफ 3F साइन ऑफ। ये वैल्यू रह जाएगी हमारे पास इसके बराबर किसके लिए, इफेक्टिव क्या कह सकते हो विद्युत क्षेत्र, यानी कि इफेक्टिव को हम लिख सकते हैं ई इफेक्टिव के लिए प्रभावी विद्युत क्षेत्र EF। तो हम टोटल वैल्यू इसको EFF के रूप में लिख सकते हैं और ये हमारे पास नोट के रूप में रह जाएगा। तो हमारे पास टोटल वैल्यू बची E नोट प्लस NER 3F साइनो, टोटल वैल्यू रह जाएगी। अब हम विक्षेपण सूत्र के आधार पर अगर हम माने तो विक्षेपण सूत्र के फॉर्मूले के अनुसार हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी, जैसे प्रत्यानयन बल रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल है वह रह जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स, वो होता है माइनस का KR। अवमंदक बल जिसको बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स होता है हमारे पास P माइनस का B TR बाई TT, यह हमारे पास होता है डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स। और इफेक्टिव के लिए इफेक्टिव फोर्स है वो हमारे पास E भी था ही, जो वाले में E नोट प्लस NER अपॉन 3F साइनो, जो हमने अभी भी निकाला है। तो टोटल वैल्यू रह जाएगी। इसको अगर टोटल बल के सापेक्ष लिखा जाए तो बल बराबर टोटल वैल्यू ये आ जाएंगी माइनस का KR माइनस का B DR बाई DT, और एक रह जाएगा प्लस में E, ये नोट में लिखो या हमारे पास E एक ही है तो ये आ रह सकते हो, टोटल लिख सकते हो E इफेक्टिव, E इफेक्टिव ये हमारे पास रह जाएगा टोटल वैल्यू के अकॉर्डिंग। अगर हम इससे इसी के रूप में लिखे R के रूप में ही, तो ये रह जाएंगे हमारे पास F बराबर MA। ए होता है त्वरण जिसको हम ले सकते हैं टी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, और जो दूरी थी वो हमारे पास R वेक्टर के बराबर है, तो ये वाली बराबर ये माइनस का KR माइनस का B DR बाई डी टी, एक रह जाएगा ये वाले में, इससे हम लिख सकते हैं ये वाला E नॉट प्लस NER 3F साइन नॉट, ये वाली वैल्यू रह जाएगी इसमें सापेक्ष। ये भी अगर हम इसमें इसी रूप में बनाए यानी अवकलन रूप में बनाए तो m का लगाना पड़ेगा भाग, m का सम में भाग लगाएंगे हम इसी समीकरण में, तो हमारे पास जो इक्वेशन ये बनेगी ये वाली रूप में हमारे पास इक्वेशन इस प्रकार बन जाएगी 1 के सापेक्ष वाले। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन के आवेश को रूप में अगर बाहर निकालें तो ये इफेक्टिव वाले में ये रह जाएगा ई अपॉन एम NER अपॉन एफ साइनो, ये जी टी जिससे में रह जाएगा। आगे इसमें अगर हम समीकरण बनेगा तो समीकरण बन जाएगा टी स्क्वायर R अपॉन टी टी स्क्वायर, ये अपॉन एम ये होता है आवर्ती, जो होता है माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन R, ये है बराबर में, ये फिलहाल माइनस का है लेकिन बराबर में। ये B अपॉन है वो होता है माइनस का गामा, और बाकी वैल्यू रह जाएगा हमारे पास TR बाई टी प्लस इसमें हमारे पास अगर हम इससे कॉमन लिया जाए, हमारे पास m है ये, इसके अकॉर्डिंग इसमें r है और इसमें r है, तो हम इससे और इससे कॉमन ले सकते हैं, बाकी वैल्यू को यहीं छोड़ देते हैं। तो हम पहले इसको लिखते हैं माइनस का NER अपॉन 3F साइन ऑफ, और m का हमने लगाया था भाग, और बाकी वैल्यू जो बची थी वो बराबर 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 इसी में पहले बराबर था एच टी जैसे कैसे ही है, माइनस था माइनस है
ये बराबर, ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, यहाँ पे ये प्लस में था, बस इन दोनों को अलग अलग लिख रहे हैं टोटल वैल्यू में भाग लगा के। अगर हमारे पास इस इक्वेशन को इस रूप में लिखा जाए तो हमारे पास टोटल इक्वेशन है उसको इस प्रकार लिख सकते हैं, टी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, पहला पद आ गया, इस पद को पहले लिख देते हैं या इनको लिख देते हैं, टी आर स्क्वायर इक्वलेट रह जाएगा जीटीज में। अब हम इन दो पदों की बात करते हैं, तो पहले पद ये लिख देते हैं, बाद में ये पद लिख देते हैं, तो इनको इस वाले में ये आ जाएगा फिर माइनस में, क्योंकि ये बराबर के इस साइड में आएगा तो ये प्लस का रह जाएगा, ठीक रह जाएगा प्लस में ओमेगा नोट का स्क्वायर, ये जाएगा बराबर के उस तरफ, तो ये तो हो गया प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, तो ये माइनस का एन ई अपॉन 3 एफ एक रह गया हमारे पास एम रह गया बाकी, तो ये रह जाएगा 3 एफ इसके भी गुणा में आ रहा है, इसके भी आ रहा है, तो ये रह जाएगा आर वेक्टर वाले में। अब बचा ये वाले में रह जाएगा, तो हमारे पास बचा माइनस का, ये बचा माइनस का गामा, और रह जाएगा डी आर बाई डी टी, एच जी टी जैसा वैसा। अब ये बराबर की साइड में गया तो ये हो गया प्लस में, ये आ गया प्लस में, ये इन्हीं के साथ में रह जाएगा, इसके साथ में देखो आगे और बच गया ये वाले में, तो हमारा अगर हम ओमेगा नोट ये वाले में लिखते हैं तो ये वैल्यू रह जाएगी हमारे पास ई ई वेक्टर के रूप में हमारे पास, तो ये लास्ट में जो बचा है वो बराबर की साइड में आ जाएगा ई ई अपॉन एम वाली स्थिति के लिए, ये हमारे पास टोटल इक्वेशन ये बन जाएगी। इसमें हमें टोटल वैल्यू में ये चाहिए आर की वैल्यू, अब आर के लिए आर की वैल्यू है वो हमारे पास एक इक्वेशन के लिए निकालते हैं जिसमें आर बराबर होता है पी नॉट ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, ये है हमारे पास आर की वैल्यू होती है, जिसमें हमें इसमें अगर हम बी नोट की वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर बी नोट की वैल्यू निकाल देते हैं तो हमारे पास आर वेक्टर की वैल्यू वापस से मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास बी नोट की वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार बनी हुई है, इसके लिए टी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस एन ई दोनों वाले में एन ई आर अपॉन 3 एफ साइनो, यहाँ पे ये रह जाएगा आर वाले में, आगे माइनस, देखो अगले इसके लिए हमारे पास रह जाएगा ये प्लस का ओमेगा डी आर बाई डी टी एच जी टी, तो हमारे पास सेम सिचुएशन इसी की सी रह जाएगी, तो रह जाएगा प्लस का गामा डी आर बाई डी टी और रह जाएगा बराबर ई एम अपॉन एम ये वाले में। अब हम ये जानते हैं कि जो ई वाली वैल्यू है ये वाली ई की वैल्यू वापस ये होती है ई नॉट, ये होता है विद्युत क्षेत्र के लिए आयाम ई की पावर माइनस का आयटा ओमेगा टी, ये वाली वैल्यू रह जाएगी। अब हम इस समीकरण में केवल इस वैल्यू को निकालने के लिए यानी बी नोट के लिए निकालने के लिए तो आर का हम करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष करेंगे तो देखो इस समीकरण में बी को निकालने के लिए तो बी नोट रहेगा कॉमन, क्योंकि बी नोट का अवकलन समाकलन होगा नहीं हमारे पास, इस समय इसमें केवल ई की पावर आयोटा ओमेगा टी है, इसका अवकलन होगा, इसका अवकलन होगा, तो आर का अवकलन होगा मतलब इसका अवकलन होगा, तो इसमें देखो क्या रह जाएगा, तो आर अवकलन होगा तो क्या रह जाएगा, ये वाले में केवल ओमेगा का ही अवकलन हो सकता है यानी टी का ही होगा, बाकी सब कांस्टेंट रह जाएंगे, तो वैल्यू क्या बची हमारे पास है माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टोटल वैल्यू के अकॉर्डिंग, हमारे पास ये इक्वेशन इसके बाद में बन जाएगी, या देखो हम कह सकते हैं ओमेगा नोट
ओमेगा नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर और डी आर बाई डी टी। इस समीकरण में देखो हमारे पास जो आर की वैल्यू यहाँ वाले में है, तो इसका मतलब टोटल वैल्यू सेम रह जाएगी, तो रह जाएगी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस एनी 3m एफ साइन नॉट। और आर की जगह आर की वैल्यू है हमारे पास ये वाली, तो ये एज इट इज रह जाएगी। तो हम क्या करते हैं, केवल बी नोट है, वो बी नोट से में कॉमन रह जाएगा। एक तो ये वाली, एक तो हमारे पास है वह बी नोट कॉमन रहेगा सब में, और ये वैल्यू सब में कॉमन फिर रह जाएगी। जैसे यहाँ पे ये वैल्यू रखी गई तो बी नोट ये बचा, तो हम टोटल वैल्यू में एक बार सबके साथ में कॉमन लिख देंगे। जैसे गामा, इसका अवकलन एक बार अवकलन होता है तो माइनस क्या है, आयोटा ओमेगा, ये कॉमन है। और बाकी जो टोटल वैल्यू में बचा है वह है हमारे पास रह जाएगा ई की पावर माइनस का आयोटा ओमेगा टी, ये बचा अवकलन रूप में। इसमें ई की पावर इसकी वैल्यू ये होती है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा ई नॉट ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, और ये रह जाएगा अपॉन में एम ये वाले में। तो हमारे पास ये से ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। अगर हम बी नोट यानी कि बी नोट की वैल्यू निकालते हैं केवल बी नोट के लिए, तो जो टोटल वैल्यू ये बची हमारे पास ये जाएगी इसके गुणा में। तो हमारे पास बचा ई एम नोट अपॉन एम, ये तो बचा। इसके साथ में जो बचा हुआ वो वाले में, जैसे एक तो बचा ये वाला, ये जाएंगे ये दोनों सब इसके गुणा में, तो ये जाएंगे भाग में। तो ये हमारे पास जाएंगे भाग में, तो भाग में देखो किस प्रकार जाएंगे। पहले ये ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस एनी 3m f साइनो, एक तो ये बच गया, एक रह जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और ये रहा माइनस का आयटा ओमेगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास बची बी नोट की। अब बी नोट की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे बी नोट की जगह ई नोट अपॉन एम, ये टोटल वैल्यू वापस यहाँ की यहीं रखते हैं। तो देखो अब हमारे पास ये जो समीकरण बनी है, इस समीकरण में देखो वापिस इस समीकरण में बी नोट की वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा आर वेक्टर बराबर बी नोट की जगह है ई नॉट अपॉन एम, एक तो ये वाले में, और बी नोट की वैल्यू और अपॉन में रह जाएगी हमारे पास ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू बन गई। अब और देखो एक नीचे जो बना वो है हमारे पास ओमेगा नोट का स्क्वायर एनी 3m f साइन नॉट माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का आयोटा गामा ओमेगा, ये टोटल वैल्यू बनी। ये है हमारे पास आर की वैल्यू। जबकि हम ये जानते हैं कि हमारे पास P बराबर है एन ई आर, ये वाली वैल्यू हमारे पास। अब हम ये जानते हैं कि आर की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम पी एफ के रूप में लिखते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ध्रुवण है। टोटल ध्रुवण बाद में निकालेंगे पोलराइजेशन। तो हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी एन ई स्क्वायर ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, और टोटल वैल्यू बाहर अपॉन में रह जाएगी ई अपॉन एम, बाकी वैल्यू सेम ओमेगा नोट स्क्वायर एन ई 3m f साइन नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा गामा ओमेगा, ये टोटल वैल्यू बनी। यह हमारे पास आया था ध्रुवण यानी पी की वाले में। तो हमारे पास देखो आगे ध्रुवण की वाली स्थिति में हमारे पास टोटल जो ध्रुवण रहेगा वह पी ध्रुवण है, इसके अंदर जो आवर्ती है यानी एन का मान है वह रह जाएगा एन एफ आर, इस वाली यहाँ पे एन है वो अवग्रह संख्या का मान रह जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी, यानी कि यह कह सकते हैं आवर्ती के रूप में हमारे पास जो बनेगी स्थिति बढ़ जाएगी। अगर हम सबका समीशन करेंगे तो हमारे पास जो पी एफ थी उनका योग रह जाएगा। अब जो पी एफ है वो हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार
एन ई स्क्वायर ई नॉट अपॉन एम, ये वाले में। और एन की जगह जो वैल्यू है वो है एन एफ समेशन एफ, ये वैल्यू हमारे पास है, ये हमारे पास वैल्यू है। और इसकी जो अपॉन में रह जाएगी वो है वैल्यू है हमारे पास है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस एन ई 3m एफ साइन नॉट, और रह जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर और आयोटा गामा ओमेगा, ये टोटल वैल्यू रह जाएगी। ये है हमारे पास ध्रुवण के सापेक्ष यानी P। अब हम अगर ध्रुवण के अंदर E का भाग लगा दें और F साइनों का भाग लगा दें, यानी इस P के अंदर अगर हम E नॉट और F साइनों का भाग लगा दें तो यह वैल्यू रह जाएगी काई के बराबर, यानी विद्युतशीलता काई के बराबर यह हमारे पास वैल्यू रह जाएगी। अगर हम इस समीकरण में भाग लगाएं तो हमारे पास जो स्थिति बनेगी उसको हम लिख सकते हैं काई बराबर पी की वैल्यू एच डी दी जाएगी एन ई स्क्वायर ई वेक्टर, तो हमारे पास ई नॉट एफ साइन ऑफ और अपॉन में है एम, ये वाले में ये वैल्यू एच डी सेम लिखी हुई है और हम इसका लगा रहे हैं भाग वाली स्थिति में, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास कुछ इस प्रकार एफ आर इक्वस टू ओमेगा नॉट स्क्वायर एन ई 3m एफ साइनो माइनस ओमेगा स्क्वायर आयटा गामा ओमेगा, ये टोटल वैल्यू बनी है हमारे पास। इसमें ई नोट से ई नोट कट जाएगा, ये वाले में एफ साइन नोट तो है ही है, और एम वाली जो टोटल वैल्यू है वो सेम रह जाएगी एन ई स्क्वायर अपॉन, जैसे एन एफ वाली में एन ई स्क्वायर अपॉन एम। अब हम ये जानते हैं कि काई वाले में यानी कि विद्युतशीलता, किसी माध्यम के लिए विद्युतशीलता है वह होती है 1 प्लस काई। अगर हम काई की जगह वैल्यू निकालते हैं यानी काई वाली, तो वैल्यू आती है एफ साइन आर माइनस 1। तो हम अगर इसकी जगह वैल्यू निकालते हैं यानी काई की जगह, तो हमारे पास इसमें से एक जोड़ना पड़ेगा एक, या फिर एक जोड़ना पड़ेगा इसमें। इसमें अगर हम एक जोड़ेंगे तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू है इसके बराबर में आ जाएगी। अगर हम इसमें ये स्थिति बना देते हैं तो अगर हम ये जोड़ देंगे, इसके अंदर एक जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू इसके बराबर रह जाएगी। तो हम क्लासियन मेसोटी समीकरण बनाने के लिए एक समीकरण हम ऐसी बना सकते हैं जिसके अंदर हम काई में से इन दोनों में से एक एक जोड़ेंगे, तो हमारे पास टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली जोड़ने पर, इसमें एक जोड़ने पर ये वाली स्थिति बन जाएगी। तो देखो अगर हम एफ साइनो आर के रूप में लिखते हैं यानी माइनस वाले में एफ साइनो आर के रूप में यानी एक घटाते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगी 1 प्लस एन ई स्क्वायर अपॉन एफ साइनो, हमारे पास वैल्यू रह जाएगी एन ई स्क्वायर एफ साइनो एम, एफ साइनो एम, यह कह सकते हो एम एफ साइनो, ये वैल्यू रह जाएगी। और जो समीशन में बना हुआ है वो रह जाएगा एफ साइनो आर, एक रह जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, ये वाले में सेम, आगे वैल्यू रह जाएगी हमारे पास ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस एन ई 3m एफ साइनो 3m एफ साइनो, और रह जाएगी माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस आयटा गामा ओमेगा। यह है टोटल वैल्यू हमारे पास कुछ इस प्रकार रह जाएगी ये वाली स्थिति में। चलो कोई आगे वाली स्थिति के बनाने के लिए हमारे पास जो स्थिति रह जाएगी एन ये वाले में, तो आगे वाली स्थिति बनाने के लिए ये है स्थिति, यह वाले में यह है इसके भाग में, तो हम टोटल वैल्यू बनाने के लिए यानी कि एक दोनों में इसमें घटाया जाएगा या जोड़ा जाएगा उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले यह इसके गुणा में था टोटल वाले में, तो यह है भाग में, ये इधर आके गुणा होगा इस साइड में,
तो ये टोटल वैल्यू रह जाएगी हमारे पास एफ साइन आर माइनस 1 टोटल वाले में। तो इसके साथ में रह जाएंगे हमारे पास ये समीशन में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस एन ई 3m एफ साइनो 3m एफ साइनो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा गामा ओमेगा। और जो बनी है टोटल वैल्यू वह वैल्यू रह जाएगी इसके बराबर में, वो है हमारे पास 1 प्लस इफेक्टिव में ये है हमारे पास अवग्राह्य संख्या का मान ही है ऑन एम एफ साइनो। ये टोटल वैल्यू बनी। अब और बड़ा हमारे पास मिशन एफ वाले में, यह एफ आर की फ्रीक्वेंसी के रूप में हमारे पास टोटल वैल्यू बनी। इसके अंदर हमारे पास अगर कॉमन लेना हो, टोटल वैल्यू अगर कॉमन लेनी हो तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो देखो इस प्रकार बनाते हैं। जैसे वो पहले एजिटीज बना सकते हैं, इनमें जो कॉमन आए वो वाले में ये है इस पूरे के गुणा में, यहां से यहां तक इस पूरे के गुणा में ये वैल्यू लिखी गई है। अब देखो एफ साइनो आर माइनस 1 एक और इनमें से ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा गामा ओमेगा, ये जो वैल्यू है इनको एज इट इज ऐसा कैसा रहने देते हैं। हम केवल इस वैल्यू को उस साइड पक्षांतरण कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू कॉमन आ सकती है। तो हमारे पास जो वैल्यू रहेगी इसके अंदर है, अगर ये वैल्यू इनके साथ गुणा में और गुणा में होते हुए भी उस साइड जाएगी और ये कॉमन आएगा तो वैल्यू ये कॉमन रहेगा एन एफ ई अपॉन एम एफ साइनोट। एक ये है इसके अंदर भी एक वाली स्थिति में है हमारे पास एक, तो हमारे पास एक तो ये रह गया और यहां से ये उधर जाएगा तो रहेंगे हमारे पास यहाँ पर ये वाले में कॉमन वाली स्थिति में ये कॉमन आया है हमारे पास, तो वैल्यू जो रहेगी वह हमारे पास कुछ इस प्रकार रह जाएगी एफ साइनो एक बचेगा 1/3 वाले में और एक बचेगा एफ साइनो आर माइनस 1, एक तो ये रह गया और एक यहाँ वाले में बचेगा प्लस 1/3 वाले में एक ये बन सकता है ये वाले में। और टोटल वैल्यू है वो है एफ आर, वो रह जाएगी एज इट इज। अब हमारे पास टोटल वैल्यू ये बनी। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं हमारे पास एक वैल्यू में तो बच गई ये वाले में और ये इसके साथ में गुणा में रहेगा। बड़ा करने के लिए हम एक स्थिति एक लाइन और बना सकते हैं, इसके अलावा हम ये स्थिति बना सकते हैं। जैसे एक हमारे पास जो रहेगा इसके अंदर वो रह जाएगा एफ साइन आर माइनस 1, एक रह जाएगा ओमेगा नोट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा गामा ओमेगा, ये वाला बन गया। इस साइड में हमारे पास जो टोटल वैल्यू है ये थी माइनस में, इस साइड आएंगे तो ये रह जाएंगे प्लस में, तो हमारे पास रह जाएगी एफ साइन आर माइनस 1 और रह जाएंगे ये इनके साथ में प्लस का एन एफ ई अपॉन 3m एफ साइनो, एक ये बन गया। इनके अंदर जो स्थिति है वो कॉमन आएगी ये वाली, एक स्थिति केवल ये कॉमन आ सकती है। तो हमारे पास एन ई और एम एफ साइनो पूरा कॉमन आएगा, सिर्फ 3 में रह जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार बना सकते हैं वापस कि एन एफ ई कौन एम एफ साइनो, ये तो कॉमन रह जाएगा, जो वहां पे आया था वो था साइन आर माइनस 1, एक रह जाएगा हमारे पास प्लस का यहाँ वाले में 1/3 ये वाले। तो 1/3 के अकॉर्डिंग अब स्थिति क्या बनेगी ये देखते हैं। तो हमारे पास टोटल स्थिति ये रह जाएगी, समेशन एफ आर रह जाएगा। तो
हम इनमें से एलसीएम लेते हैं तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास ये, इनको गुणा करते हैं तो ये रह जाएगा 3f sin r माइनस 3 प्लस 1/3। तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू बनेगी वह रह जाएगी 3f sin एलसीएम लेंगे तो ये स्थिति रह जाएगी हमारे पास माइनस का 2/3। तो हमारे पास जो टोटल स्थिति है वह है कुछ इस प्रकार रह जाएगी। हम एट द रेट हमारे पास जो स्थिति रह जाएगी वह रह जाएगी एन एफ ई अपॉन एम एफ साइनो, जो बना था वो था 3f साइनो माइनस का 2, यह है इसके गुणा में, ये आएगा इस साइड भाग में, तो हमारे पास रह जाएगी f साइनो r माइनस 1 f साइनो r माइनस का 2, और इसमें जो रह गया बराबर एन ई अपॉन एम एफ साइनो, एक तो ये रह जाएगी, ये था यहाँ पे, और एक था एफ आर, और यहाँ पे ये था गुणा में, वापस जाता है भाग में, तो रह जाएगा एफ नॉट स्क्वायर माइनस आयोटा गामा गामा, ये वाली टोटल वैल्यू रह जाएगी। इसके अंदर एफ साइन आर माइनस 1 एफ साइन आर माइनस 2, ये वाली टोटल वैल्यू जो थी, इसमें अगर इन वैल्यूओं को एम एफ साइनो ई और एन, या अवग्रह संख्या का मान है, यदि इन वैल्यू को कांस्टेंट माना जाए तो हमारे पास एफ साइनो आर माइनस 1 और एफ साइनो आर माइनस 2, इन दो वैल्यू में ये जो वैल्यू है इनको अगर कांस्टेंट माना जाए तो ये वैल्यू आएगी स्थिरांक, ये वैल्यू रह जाएगी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में। तो हमारे पास जो ये संबंध है इसको बोलते हैं क्लासियंस मेसोटी संबंध, क्लासियन मेसोटी संबंध कहा जाता है। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्लासियन मेसोटी संबंध और द्रव्य ठोस में विक्षेपण टॉपिक था। धन्यवाद।